गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 5 या 6 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी है। इसमें कोलाइडल प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज 7। हमारे पास जो नेक्स्ट कोलाइडल प्रॉपर्टी है वो है व्हाट इज ब्रोनियन मूवमेंट। व्हाट इज ब्रोनियन मूवमेंट? देखिए बच्चों, ब्रोनियन मूवमेंट क्या है? व्हाट इज द ब्रोनियन मूवमेंट? ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? इट इज द जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इट इज द, ये हमारे पास क्या होती है? जिग जैग मोशन होती है। क्या होती है? जिग जैग मोशन। तो व्हाट इज द ब्रोनियन मूवमेंट? ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? यानी ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? It may be states as the zig-zag movement of colloidal particle. Zig-zag movement of colloidal particle is known as Brownian movement. Is known as Brownian मूवमेंट। यानी ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनका जो जिगजैग मोशन होता है, हमारे पास जिगजैग मूवमेंट होता है कि कोई भी कोलाइडल पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जाता है। जैसे हमारे गैसेस पार्टिकल मूव करते हैं ना, ऐसे हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं। यानी कोलाइडल पार्टिकल्स गैसेस पार्टिकल्स की मोशन के बिल्कुल सिमिलर है। मीन्स जैसे हमारे गैसेस पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, ऐसे हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और उनकी जिगजैग मोशन को ही हमारे पास क्या होती है? जो हमारे पास उनके कोलिजन्स होते हैं, जिगजैग मूवमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, व्हाट इज कोज ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट? कोज ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट। ये जो हमारी ब्रोनियन मूवमेंट है, इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है इसके पीछे कि हमारी जो ब्रोनियन मूवमेंट है ये क्यों होती है? आपके पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स में जिगजैग मोशन है, वो कोलाइडल पार्टिकल्स में जिगजैग मोशन किसके कारण है? देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये कोलाइडल सोल है, ये हमारे पास क्या है? कोलाइडल सोल। जैसे कि बच्चों हमारे पास एक कोलाइडल सोल, इसमें हमारे पास वेरियस कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है। अब बच्चों हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स में जो जिगजैग मूवमेंट आती है, हमारे पास जो जिगजैग मूवमेंट आती है वो किसके कारण है? जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि कोलाइडल पार्टिकल्स ना, इनकी सेल्फ की कोई मोशन नहीं होती है। मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स की सेल्फ की मोशन नहीं होती है, यानी इनकी अपनी सेल्फ की कोई स्पीड नहीं है। तो इनमें स्पीड कहां से आती है? यानी जो हमारे पास जिगजैग मूवमेंट है, इसका रीजन क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल में जो जिगजैग मूवमेंट हुआ ये किसके कारण हुआ? बच्चों हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कोलाइडल पार्टिकल्स की सेल्फ की मोशन है ही नहीं, तो फिर ये मोशन में कैसे है? इनकी वेलोसिटी कैसे बढ़ी? बच्चों जैसे हमारे पास एक कोलाइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, ध्यान से सुनिए बच्चों, इसको जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, कोलाइडल पार्टिकल, इसके ऊपर डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स अटैक करते हैं बाय डिफरेंट फोर्स फ्रॉम ऑल साइड। इसके ऊपर सभी साइड से बच्चों जो डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं। डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं? अटैक। और जैसे डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स अटैक करते हैं, इसलिए किस मात्रा? स्लो मोशन में आते हैं। किस मात्रा? स्लो मोशन में। इसलिए हमारे पास इसमें क्या होती है? ब्रोनियन मूवमेंट होती है, जिगजैग मूवमेंट होता है। इट मींस जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स की सेल्फ की मोशन नहीं होती है। कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स कैन अटैक बाय डिफरेंट साइड या फ्रॉम ऑल साइड बाय ए फोर्स। जब कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर बच्चों डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स अटैक करते हैं तो वो किस मात्रा की मोशन में आते हैं? क्लियर? इट मींस एज वी नो कोलाइडल पार्टिकल does not have self motion, but dispersion medium particle
कैन अटैक फ्रॉम all side on colloidal particle. So they come in motion. दो KM in motion. देखिए बच्चों, हमने क्या बताया, व्हाट इज रीजन फॉर जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कि जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल्स की सेल्फ का मूवमेंट नहीं है, सेल्फ की मोशन ही होती है, बट डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल कैन अटैक फ्रॉम ऑल साइड ऑन कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन जैसे डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स इसके ऊपर ऑल साइड से एक डिफरेंट फोर्स अटैक करते हैं, तो किस मारते हैं, मोशन मारते हैं। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट क्या होती है बच्चों ना, ब्रोनियन मूवमेंट क्या है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ए डायरेक्शनलेस, यानी हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट में उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ये सेम उसी टाइप से होता है जैसे कि हमारे पास सभी बच्चे इंस्टीट्यूट क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे लंच ब्रेक होता है तो सभी बच्चे मूवमेंट करते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। तो जो जिगजैग मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट। इसका रीजन क्या है बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल्स की सेल्फ की मोशन नहीं है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स एक डिफरेंट फोर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो वो किस बात का, हमारे पास एक मूवमेंट बात, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास इसमें अभी फिनिश हुआ भी रखा एक और है, यानी जो जिगजैग मूवमेंट होती है इसके बेनिफिट्स क्या है, यानी इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। हमारे पास जो ब्रोनियन मूवमेंट होती है कोलाइडल सोल के अंदर, उसकी क्या बेनिफिट्स रहेंगे। जो बच्चों हमारे पास बेनिफिट्स है इस ब्रोनियन मूवमेंट के, वही कोलाइडल सोल की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारा जो कोलाइडल सोल स्टेबिलिटी को गेन करता है, उसके पीछे ये रीजन है कि ड्यू टू इट्स ब्रोनियन मूवमेंट, यानी बेनिफिट्स ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट। जो ब्रोनियन मूवमेंट होती है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए बच्चों, एक तो हमारे पास जो ब्रोनियन मूवमेंट, जो जिगजैग मूवमेंट है, इसके कारण हमारा कोलाइडल सोल क्या है, स्टेबल है। कोलाइडल सोल की जो स्टेबिलिटी होती है, कोलाइडल सोल की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? क्योंकि अगर जिगजैग मूवमेंट नहीं होगा कोलाइडल पार्टिकल्स में, तो वो क्या होगी, बॉटम में सेट हो जाएंगे और हमारा कोलाइडल सोल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर बच्चों कोलाइडल पार्टिकल्स में जिगजैग मूवमेंट नहीं होती तो वो क्या होते हैं, बॉटम में सेट हो जाता है जे प्रिस्ट्रेट, सो कोलाइडल सोल बिकम्स द अनस्टेबल। और सेकंड एक इसमें यूज होता है बच्चों, टू डिटरमाइन अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर निकालने में क्या होती है, हेल्प। तो फर्स्ट क्या है, ड्यू टू जिगजैग मूवमेंट of colloidal particle, the colloidal soul will be stable, क्योंकि जो हमारा कोलाइडल सोल स्टेबल होता है वो किसके कारण होता है, इनकी जिगजैग मूवमेंट के कारण। अदरवाइज they can settle in bottom, so that colloidal soul become unstable। देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट बेनिफिट है, यानी इसके क्या हेल्प करता है बच्चों, तो ड्यू टू जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल द कोलाइडल सोल विल बी स्टेबल। हमारी जिगजैग मूवमेंट के कारण हमारा कोलाइडल सोल क्या होता है, स्टेबल होता है। अदरवाइज दे कैन सेटल इन बॉटम सो दैट कोलाइडल सोल बिकम्स अनस्टेबल। अदरवाइज बच्चों हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बॉटम में सेट हो जाते हैं। अदरवाइज जो कोलाइडल पार्टिकल्स, दे मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स,
क्या होते हैं, बॉटम में सेट होते हैं। दे मीन्स यहाँ पर क्या बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल। अदरवाइज कोलाइडल पार्टिकल्स सेट इन द बॉटम, सेटल इन द बॉटम एज ए पीपीटी, यानी वो पीपीटी के फॉर्म में बैठे हुए सेट हो जाते हैं, तो कोलाइडल सोल क्या हो जाता है, अनस्टेबल। सेकंड जो इसका बेनिफिट हमारे पास, इट हेल्प टू डिटरमाइन अवोगाड्रोस नंबर। ये अवोगाड्रोस नंबर निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प टू डिटरमाइन अवोगाड्रोस नंबर। क्लियर। ये बच्चा हमारे पास जो कंप्लीट प्रॉपर्टी वो क्या थी, ब्रोनियन मूवमेंट, यानी जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोज क्या था भी आपके पास, यानी हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स में मोशन कहां से आती है, फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स, दे कैन अटैक ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल साइड बाय डिफरेंट फोर्स। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या थे, जो ब्रोनियन मूवमेंट है बच्चों, वो एक तो हमारे पास कोलाइडल सोल को क्या करता है, स्टेबल करता है, और सेकेंडली क्या है, जो इसका अवोगाड्रोस नंबर निकालने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। जो हमारे पास नेक्स्ट कोलाइडल प्रॉपर्टी बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट कोलाइडल प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। नेक्स्ट हमारे पास 8th कोलाइडल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। बच्चों बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कैटाफोरेसिस क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इसको समझने के लिए बच्चों में एक यू टाइप का वेसल फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं कि यू टाइप का वेसल फॉर्म करते हैं। क्लियर। ये हमने क्या बना दिया, यू टाइप का वेसल बना दिया। ओके। इसके अंदर बच्चों हमारे पास ये हमने प्लेट्स लगा दी, ये हमने क्या लगा दी, प्लेट्स। एक एनोड होगी, एक यहां पर कैथोड होगी। क्लियर। इसको हमने बैटरी के जैसे नेगेटिव पोल साइड कर दिया, इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल साइड कर दिया, तो यहां पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। देखिए बच्चों, हमने एक यू टाइप का वेसल लिया, इसमें हमने 2 प्लेट्स लगा दी। इसको बैटरी के नेगेटिव पोल साइड किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज अपियर होगा, इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल साइड किया तो पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा। और यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, कोलाइडल सोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कोलाइडल सोल। क्लियर। इसमें हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कोलाइडल सोल। और बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल सोल में हम स्टडी कर चुके हैं हमारे पास। इससे पहले हमारे कोलाइडल प्रॉपर्टीज आई थी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल सोल, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल सोल में हमने एक स्टडी किया था कि हमारे पास जो एक कोलाइडल सोल होता है, एक जो कोलाइडल सोल होता है, उसमें जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स उन पे क्या होता है, इधर सेम चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी इन ए कोलाइडल सोल ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। कि बच्चों हमारे पास कोई भी एक सिंगल कोलाइडल सोल है ना, सिंगल कोलाइडल सोल, उस सिंगल कोलाइडल सोल में ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, सभी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज कीजिए हम यहाँ पर पॉजिटिव की भी मान सकते हैं और नेगेटिव की मान सकते हैं। क्लियर। और हमने यहाँ पर क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल, यानी यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो किस चार्ज के हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, हमारे पास एक प्रीवियस में हमने एक कोलाइडल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल या इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कोलाइडल सोल के अंदर ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कि सभी कोलाइडल पार्टिकल्स भी क्या होता है, सेम चार्ज होता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चों अभी हमारी कंडीशन है बिफोर द करंट पासिंग, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, हमने करंट पास नहीं किया है, हमने करंट पास नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो हमारा कोलाइडल सोल क्या है, स्टेबल है। कोलाइडल सोल क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है। क्लियर। हमारा कोलाइडल सोल क्या है, स्टेबल। लेकिन बच्चों जैसे ही हमने करंट पास किया, जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट करके करंट पास किया, तो हमारी इस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज अपियर होगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज अपियर होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। जैसे हमने करंट पास किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ, यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज, और हमारे कोलॉइडल पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट ये पॉजिटिव चार्ज के कोलॉइडल पार्टिकल्स को रिपल करेगी। क्या करेगी, रिपल करेगी। यानी हमारी जो पॉजिटिव प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज के कोलॉइडल पार्टिकल्स को क्या करेगी, रिपल करेगी, और नेगेटिव क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करके ये इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट। क्लियर, ओके। यानी हमारे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कोलॉइडल पार्टिकल थे, तो बिफोर द करंट पासिंग, जब तक हमने करंट पास नहीं किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो हमारा कोलॉइडल सोल क्या था, स्टेबल था। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पर प्लस चार्ज जब अपीयर हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर, इससे दूर जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज ये इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अपने सरफेस पे क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर, यानी ये कब हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इट में बी स्टेट्स एज movement of colloidal particles, movement of colloidal particles towards opposite charged plate, towards opposite charged plate when electric field is applied, when electric field is applied, is known as electrophoresis या कैटाफोरेसिस, is known as electrophoresis या कैटाफोरेसिस। देखिए बच्चों, हमने क्या बताया भी, इलेक्ट्रोफोर्सिस या कैटाफोरेसिस होता क्या भी आपके पास, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोर्सिस या कैटाफोरेसिस। तो हमने इसमें क्या बताया भी आपको, कि जैसे हमने इट में भी स्टेट्स है मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज प्लेट, यानी हमारे जो पॉजिटिव चार्ज थे और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट सारे के सारे इधर आ गए ना आपके, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज प्लेट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जैसे हमने करंट पास के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो पॉजिटिव चार्ज के कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, इस नेगेटिव की साइड में क्या हो गया, आपके अट्रैक्ट हो गए, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सिस या कैटाफोर्सिस। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास 9th आपके पास वो क्या है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए बच्चों को, व्हाट इज द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखिए इसको मैं डायग्राम से फिर समझाता हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, लेकिन मैं फिर भी इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ बच्चों इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का। ये हमारे पास यहाँ पर एसपीएम है बच्चों, ये क्या है, एसपीएम यानी एनिमल मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे पास क्या है, एसपीएम, दैट इज एनिमल मेम्ब्रेन। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एसपीएम। ये हमारे पास एक प्रेशर गोज है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, कोलॉइडल पार्टिकल। इसमें क्या प्रेजेंट है, कोलॉइडल पार्टिकल। और हमारे पास यहाँ पर भी एक प्लेट है और यहाँ पर भी एक प्लेट है। ये प्लेट हमने नेगेटिव पोल सेट की है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव पोल सेट किए हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें डिस्पर्जन मीडियम। यहां प्रेजेंट रहेगा डिस्पर्जन मीडियम आपके पास। दोबारा से डायग्राम को देखिए बच्चों, यहाँ जो बीच का पार्ट है, ये मिड पार्ट है, इसमें प्रेजेंट है कोलॉइडल सोल। क्या प्रेजेंट है, कोलॉइडल पार्टिकल्स, यानी कोलॉइडल सोल आपका। ओके, दैट इज कोलॉइडल सोल। इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पार्ट में क्या प्रेजेंट है बच्चों, डिस्पर्जन मीडियम।
तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसका नाम है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार। व्हाट इज द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस? यानी हमारे पास इस इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अंदर इधर हमारा डिस्पर्जन मीडियम, इधर डिस्पर्जन मीडियम है, इधर क्या बीच में कोलाइडल सोल प्रेजेंट है। बच्चों को पता है इसके दोनों साइड हमने क्या लगा दी, एनिमल मेम्ब्रेन, एसपीएम। कि इस एसपीएम को कोलाइडल पार्टिकल ऐसे क्रॉस करेंगे? नहीं कर सकते, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, एनिमल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इट इज द एनिमल मेम्ब्रेन, और एनिमल मेम्ब्रेन को कोलाइडल पार्टिकल उसको क्रॉस नहीं कर सकते, कोलाइडल पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब बच्चों सिर्फ किसका मूवमेंट होगा, डिस्पर्जन मीडियम का। तो इलेक्ट्रोस्मोसिस में देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका मूवमेंट था बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल्स का, जबकि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होगा, डिस्पर्जन मीडियम का। यानी इट विल बी स्टेट्स एज मूवमेंट ऑफ dispersion medium particle, movement of dispersion medium particle from one electrode to other when electric field is applied। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी यहां पर किसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड। बच्चों हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स तो इस एसपीएम को क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं, क्या वो इस एसपीएम को क्रॉस कर पाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे जो डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स वो हमारे इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में क्या हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड नंबर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी बच्चों, कोलाइडल प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमारे पास हर साल सीबीएसई में क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इनको रिकवर करना है, इनमें कोई प्रॉब्लम ना रहे आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है गोल्ड नंबर, दैट इज गोल्ड नंबर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी बच्चों। जो गोल्ड नंबर होता है वो हमारे पास क्या है, इट इज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द कोलाइडल सोल। जो गोल्ड नंबर है वो क्या होता है, इसको मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले, इट इज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइडल सोल। या हमारे पास कोलाइडल सोल की क्या होती है, प्रोटेक्टिव पावर। यानी कोलाइडल सोल को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी गोल्ड नंबर हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल को स्टेबल करता है, ये उसकी प्रोटेक्टिव पावर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। इट में बी स्टेट्स एज it may be stated as the minimum amount of an electrolyte in milligram added to red gold soap to protect from coagulation when 1 ml of 10% NaCl solution added to it is known as गोल्ड नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। क्लियर। वैसे तो बच्चों हमारे पास काफी सब्सटेंसेस जिसके गोल्ड नंबर है, जैसे ग्लेटिन है, स्टार्च है, कैसिन, बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक नॉर्मल बता देता हूं। जो सबसे मिनिमम गोल्ड नंबर है, यानी ग्लेटिन, जो हमारे पास ग्लेटिन होता है,
ग्लेटिन का जो गोल्ड नंबर है वो 0.005 से 0.01, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर की क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है। क्या होती है? मिनिमम वैल्यू। और जो स्टार्च होता है बच्चों, स्टार्च, इसके गोल्ड नंबर की वैल्यू होती है 20 से 25 के बीच में। इसके बीच में होती है 20 से 25, यानी अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम गोल्ड नंबर, मैक्सिमम गोल्ड नंबर। ठीक है, दोबारा देखिए बच्चों, गोल्ड नंबर क्या है? इट इज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइडल सोल। ये हमारे पास कोलाइडल सोल की क्या है? प्रोटेक्टिव पावर, यानी इट इज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइडल सोल। ये कोलाइडल सोल को प्रोटेक्ट करती है। इट मे बी स्टेट्स एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट की वो मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम एडेड टू रेड गोल्ड सोल। मिलीग्राम के अंदर हम रेड गोल्ड सोल को ऐड करेंगे उसमें, तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोगुलेशन, वो कोगुलेशन से प्रोटेक्ट करती है। व्हेन 1 ml of 10% NaCl solution added to it, जब उस 10 ml NaCl का सिर्फ 1 ml ऐड करेंगे तो वो गोल्ड सोल को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम कोगुलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। जो सबसे कम गोल्ड नंबर होता है वो किसका है बच्चों? हमारे पास ग्लेटिन 0.005 से 0.01, और एक्सेस किसका है बच्चों? स्टार्च का 20 to 25। चलो एक छोटा सा राउंड डिस्कस करता हूं बच्चों, दैट इज अवर 10 नंबर। कोशिश करते हैं बच्चों हम इनको एक लेक्चर में अब फिनिश कर दें। नेक्स्ट हमारे पास एक है, दैट इज 10 नंबर, आरडी स्कूल्स लॉ। ये लॉ क्या होता है बच्चों? देखिए एक बार, ये लॉ क्या कहता है बच्चों कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेशन पावर है, कोगुलेशन पावर वो किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस पे डिपेंड करती है। यानी कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, को एगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, coagulation power of an electrolyte is directly proportional to the valency। क्लियर? coagulation power of an electrolyte किस पे डिपेंड करती है बच्चों? वैलेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी पे। यानी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? कोगुलेशन पावर होगी। यानी हायर द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हायर द कोगुलेशन, यानी हायर द वैलेंसी of an electrolyte, so higher the coagulation, higher the coagulation। इसमें बच्चों हम 2 इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं। इसमें हम कितने इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं? 2 इलेक्ट्रोलाइट, यानी coagulation of electrolyte first divided by coagulation of electrolyte second, यानी coagulation of electrolyte first upon second। तो इधर हमारे पास क्या रहेगी? coagulating power, coagulating power of electrolyte second upon coagulating power of electrolyte first। क्लियर? यानी हार्डली स्कूल्स लॉ में क्या कहता है? कोगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट अपॉन कोगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकंड इज इक्वल टू कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकंड अपॉन कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट। क्लियर? तो यानी हमारा जो ब्रीफ के अंदर क्या है बच्चों कि जिस इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतने ज्यादा क्या होगा? कोएगुलेशन। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास, हम वैलेंसी की बात करते हैं, एक हमारे पास है FeCN6 4 नेगेटिव, एक हमारे पास है PO4 -3, एक हमारे पास है SO4 -2 और एक हमारे पास है Cl-। यह सब ज्यादा वैलेंसी कितनी? -4 या -3 या -2, यहाँ पर -1। तो सबसे हायर वैलेंसी ये है, इसका कोगुलेशन सबसे एक्सेस, इसका 3 और कम होगा, 2 और कम होगा, 1 और कम होगा, कोगुलेशन भी क्या होगा? कम होता जाए। क्लियर?
जितनी ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोगुलेशन। हायर द चार्ज ऑन एन आयन, किसी भी आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी ज्यादा क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। जैसे सपोज कीजिए Al+3 मैग्नीशियम 2+ और Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर सब ज्यादा +3 है, फिर +2 और फिर +1। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, कोएगुलेशन रहेगा। हायर द चार्ज हायर द कोएगुलेशन, यानी जो हमारा कोएगुलेशन वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी वैलेंस पे डिपेंड करता है। बच्चे एक डेफिनेशन और बची हमारी, वो भी मैं करता हूँ इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। एक डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कोएगुलेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन। आज थोड़ा सा मैंने फास्ट करवाया बच्चों, इस वीडियो का आप कम से कम 2 टाइम्स अच्छे से देखिए एक बार। मुश्किल ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है बच्चों, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, काफी इजी है, आप कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। देखिए बच्चों हमारे पास कोएगुलेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। व्हाट इज द कोएगुलेशन, व्हाट इज द फ्लोकुलेशन और व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन। क्लियर बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। पर आपके पास हमारे पास यहाँ पर कितना कोलाइडल सोल है, 1 लीटर कोलाइडल सोल। हमारे पास कितना है, 1 लीटर कोलाइडल सोल। 1 लीटर क्या कोलाइडल सोल। जैसे इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जैसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या होगा, कोएगुलेशन। इस 1 लीटर कोलाइडल सोल को कंप्लीट कोएगुलेट करने के लिए, कंप्लीट पीपीटी बनाने के लिए जितना मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। यानी हमारे 1 लीटर कोलाइडल सोल को कंप्लीटली क्या करना, आपको कोएगुलेट करना है। कंप्लीट क्या करना है, कोएगुलेट बाय एडिशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कोएगुलेशन क्या है, इट मे बी स्टेट्स एज, it may be states as the minimum amount of an electrolyte. The minimum amount of an electrolyte must be added to 1 liter कोलाइडल सोल। क्या बताया मैंने, इट में बी स्टेट्स एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मिनिमम अमाउंट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कोलाइडल सोल टू कंप्लीट कोएगुलेशन, टू कंप्लीट कोएगुलेशन। इज नोन एज कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। क्या डेफिनेशन दी बच्चों हमने, इट मे बी स्टेट्स एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कोलाइडल सोल, कि 1 लीटर कोलाइडल सोल में हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करनी है टू कंप्लीट कोएगुलेशन, उसके कंप्लीट कोएगुलेशन के लिए। क्लियर, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन। एक बच्चों हमारे पास नॉर्मल सा है, व्हाट इज prolonged dialysis, prolonged dialysis। prolonged dialysis क्या होती है बच्चों, prolonged dialysis क्या होती है, अगर हमारे कोलाइडल सोल में एक मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट है टिल दैट, तो हमारा कोलाइडल सोल क्या होता है, स्टेबल। अगर हम कोलाइडल सोल से कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर देते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द कोलाइडल सोल, तो कोलाइडल सोल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और कोगुलेट हो जाता है। अनस्टेबल होकर क्या हो जाएगा, कोगुलेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। यानी अगर हमारे कोलाइडल सोल में मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट है तो कोलाइडल सोल क्या होता है, स्टेबल होता है। कोलाइडल सोल क्या होता है, स्टेबल। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कोलाइडल सोल क्या हो जाएगा, कोगुलेट एंड बिकम्स अनस्टेबल। यानी if minimum amount of electrolyte
present in colloidal zone, so it is stable. If electrolyte can removed completely, so colloidal particle can coagulate and become unstable. हमारे क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। क्या बताएंगे प्रॉब्लम डायलिसिस में? क्या बताया, अगर हमारा जो कोलाइडल सोल उसमें मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट है, टिल दैट हमारा कोलाइडल सोल क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, कंप्लीटली क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, तो हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे? कोगुलेट हो जाएंगे और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। बच्चों आज हमने जितनी भी हमारे पास है ये कोलाइडल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ कोलाइडल सोल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास हुआ है इमल्सन। इमल्सन को हम पहले डिस्कस कर चुके नॉर्मली, तो जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड। चलो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करते हैं।